Hello everyone, welcome to MR classes. Our neighboring country, Sri Lanka, was one of the best countries in the world. In 1950, Sri Lanka's per capita income was second highest in Asia after Japan and second best country in education, health, infrastructure after Japan. लेकिन कई महीनों से हम देख रहे हैं कि श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहा है। लोगों को बुनियादी ज़रूरत के सामान नहीं मिल रहे हैं। लोग सड़कों पर आ चुके हैं। यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस भी है। लोग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। संविधान में संशोधन या नया संविधान लाने की डिमांड हो रहे हैं। रोज़ इसका विभिन्न रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। तो आज के इस लेक्चर में मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ का संविधान, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम श्रीलंका को इस हालत में पहुँचाने में इसकी क्या भूमिका रही है। और एक छोटी सी अपील है कि वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस विषय को अच्छी तरह समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले इसके संविधान बनाए जाने का संक्षिप्त इतिहास और संविधान का संक्षिप्त परिचय जान लिया जाए। श्रीलंका में संविधान बनाए जाने के इतिहास की बात जहाँ तक है तो 1833 में श्रीलंका में पहला संविधान आया। जब ब्रिटिश वहाँ पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके थे तब वहाँ ये संविधान आया था जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था। लेकिन वो लेजिस्लेटिव काउंसिल पावरफुल ना होने की वजह से उससे 1864 में बहुत सारे मेंबर्स रिज़ाइन दे दिए थे। फिर 1910, 20, 24 में भी संविधान बनाए जाने की कोशिश की जाती रही ब्रिटिश द्वारा ताकि श्रीलंका खुश किया जा सके। लेकिन ये संविधान वहाँ के लोगों को पावर प्रोवाइड नहीं कर सका। फिर ऐतिहासिक समय 1931 का है अगर संविधान बनाए जाने की बात जहाँ तक है, जब टर्नओवर संविधान बना जिसमें सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात की गई, यानी हर आदमी को वोट देने का अधिकार हासिल हुआ और एक आदमी एक वोट लागू किया गया। श्रीलंका ब्रिटिश एम्पायर का ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा के बाद पहला देश है जहां अपना संविधान था, जहां यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज था। फिर श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ और उसी वक्त उसे एक नया संविधान मिला जिसे सोलवेरी संविधान कहा जाता है, जिसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के साथ साथ ब्रिटिश मोनार्क डोमिनियन स्टेटस हासिल हुआ, यानी ब्रिटिश मोनार्क वहाँ का हेड हुआ करता था। उसके बाद 1972 में संविधान आया जिसे फर्स्ट रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। से डोमिनियन स्टेटस ख़त्म हो गया और ये रिपब्लिक स्टेट बना और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो पहले भी था वो रहा और प्रेसिडेंट एक सिर्फ नाम का रह गया जो 4 साल के लिए पार्लियामेंट द्वारा चुना जाता रहा। फिर 1978 में दूसरा रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें स्टेट तो रिपब्लिक रहा पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना रहा, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी हो गया जिसमें प्रेसिडेंट हेड ऑफ द कैबिनेट और कैबिनेट उसका सबऑर्डिनेट हो गया और प्राइम मिनिस्टर उसके डिप्टी की तरह काम करने लगा और ये संविधान आज भी फंक्शन कर रहा है। अगर ये जो संविधान है इसका अगर हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें तो कुछ इस तरह से होगा कि अब तक श्रीलंका में 8 संविधान आ चुके हैं और आज़ादी के बाद ये तीसरा संविधान है और इस तीसरे संविधान में 172 आर्टिकल, 24 चैप्टर्स और 9 शेड्यूल हैं। इस संविधान ने देश को डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनिटरी स्टेट बनाया, सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया, बुद्धिज़्म को सबसे ऊपर रखा और स्टेट को ये ड्यूटी दी कि बुद्धिज़्म को बढ़ावा दे, उसे प्रोटेक्ट करें
और सिन्हाला को नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया और 1987 में 13th अमेंडमेंट के माध्यम से तमिल को भी नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस हासिल हुआ। अगर संविधान में संशोधन और अमेंडमेंट की बात करें तो उसका एक प्रोसीजर है कि किसी भी बिल को जो संविधान को कि अमेंड करना चाहता हो उसे पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी द्वारा पास किया जाना ज़रूरी है। अगर बिल नेशनल इम्पोर्टेंस रखता हो तो उसे रेफरेंडम के लिए भेजा जा सकता है। कॉमन पीपल उसे समर्थन करेंगे कि हाँ या नहीं ये बिल पारित होना चाहिए या नहीं। तो ये रेफरेंडम होना चाहिए या नहीं ये प्रेसिडेंट या देश का सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। अब तक 20 बार संविधान में संशोधन किया जा चुका है, जिनमें से महत्वपूर्ण संशोधन कुछ ये हैं। 13 में तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और 13 प्रोविंशियल काउंसिल बनाया गया, जिससे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की तरफ एक प्रयास था। फिर 17th अमेंडमेंट 2001 में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल बनाया गया और कुछ इंडिपेंडेंट कमीशंस बनाए गए। फिर 18th कॉन्स्टिट्यूशन 2010 में जो पारित हुआ था, जिसमें प्रेसिडेंट के टर्म लिमिट जो 2 हुआ करते थे उसे ख़त्म कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल की जगह पार्लियामेंट्री काउंसिल बनाया गया। फिर 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2015 को आया। 18 का जो अमेंडमेंट जिसमें जो प्रावधान थे उसे ख़त्म किया जाना था, फिर उसमें 19 को ख़त्म करने के लिए था। और अब तक 6 बार संविधान को नए संविधान लाए जाने का प्रस्ताव और प्रपोज़ल आ चुका है। और अभी जो देश एक बहुत ही बुरी परिस्थिति से गुज़र रहा है, लेकिन नए संविधान बनाने की बात चल रही है। अगर हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को भी थोड़ा सा जान लें तो अच्छा होगा। इसलिए लेजिस्लेचर 1833 में पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ सिलोन के नाम से शुरू हुआ था। उसमें एक ही हाउस था और ये 1931 तक चला। फिर 1931 से 1947 तक एक ही हाउस था जिसका नाम था स्टेट काउंसिल ऑफ सिलोन। फिर 1947 से 1972 तक उसमें 2 हाउसेस थे। एक का नाम था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दूसरी का नाम था सीनेट। फिर 1972 से 78 तक एक ही हाउस था जिसका नाम था नेशनल स्टेट असेंबली। फिर 1978 से अब तक एक ही हाउस है पार्लियामेंट का, जिसका नाम है पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका, जिसमें सदस्यों की संख्या है 225। लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के पावर कुछ इस तरह हैं कि पार्लियामेंट लॉ तैयार करेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे और बजट तैयार करेंगे और बड़े बड़े पोस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के पोस्ट उनमें नाम का प्रस्ताव रखेंगे। और अगर ऐसी परिस्थिति आई तो प्रेसिडेंट को हटाने की भी क्षमता उसके पास है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एग्जीक्यूटिव की है। एग्जीक्यूटिव एक अलग तरह का एग्जीक्यूटिव है जो साउथ एशिया और एशिया में बहुत ही कम पाया जाता है। इसे सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जो पार्लियामेंट्री से और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग है। इसमें प्रेसिडेंट हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, एग्जीक्यूटिव का भी हेड होता है, गवर्नमेंट का भी हेड होता है और आर्म फोर्सेस का कमांडर इन चीफ होता है। ये कॉमन पीपल द्वारा एक पर्टिकुलर टर्म के लिए, फिक्स टर्म के लिए निर्वाचित होता है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं होता, पर पार्लियामेंट के पास रिस्पॉन्सिबल होता है। वह दूसरे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को अपॉइंट करता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर और अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स, और वो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते हैं। वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट तो होते हैं, पर वो मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं प्रिसाइड करते हैं, उसके चेयरपर्सन
प्रेसिडेंट होते हैं। और जब कैबिनेट अगर डिसॉल्व हो जाता है तब भी प्रेसिडेंट अपना काम करते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ जो दूसरे लोग होते हैं कैबिनेट मेंबर्स, वह प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट होते हैं। प्रेसिडेंट के पावर और फंक्शन को डिस्चार्ज कर सकते हैं जब वह अपने ऑफिस अपना काम ना कर सकें। प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट्स कैबिनेट मेंबर्स के बीच एलोकेट करते हैं और जो चाहते हैं जिसके पास रखते हैं, अपने पास भी जो डिपार्टमेंट चाहते हैं रख सकते हैं। वह किसी भी व्यक्ति को अपने डिस्क्रिशन पावर यूज़ करते हुए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट लॉ से ऊपर है, अबव द लॉ। सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्षमता ही नहीं है कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कुछ जजमेंट दे सके। प्रेसिडेंट के पास पूरा अधिकार है, पूरा पावर है कि सुप्रीम कोर्ट और दूसरे जो हाई रैंक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें पोस्ट हैं, सब में अपने तौर पर अपॉइंट करे किसी को भी। सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट है जो 1801 में बना था। इसमें चीफ जस्टिस और 16 दूसरे जज हुआ करते हैं। इसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अल्टीमेट पावर है। कोर्ट ऑफ अपील होता है जो 1971 में, फिर हाई कोर्ट्स। एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए जो हमें जानना ज़रूरी है। तो ये इंक्लूसिव होना चाहिए, उसमें सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सारे धर्म, कल्चर, सारी भाषा, सारे इतने ग्रुप्स को इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पावर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए कि ये पावर इसी के पास हो, ये पावर इसके पास होना चाहिए, और पॉपुलर पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाया जा सके। और जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, उनको चेक और बैलेंस करने का मैकेनिज़्म होना चाहिए। तो क्या ये जो कंडीशंस एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ज़रूरी है, क्या इस तरह का जो श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की बातें हैं या नहीं? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। इसमें एक रिलीजन का डोमिनेंस है, एक लैंग्वेज का डोमिनेंस है, एक कम्युनिटी का डोमिनेंस है, और दूसरे लोगों को डिप्राइव किया गया है, दूसरी भाषा को, दूसरे धर्म को, दूसरी कम्युनिटी को डिप्राइव। और प्रेसिडेंट को एब्सोल्यूट पावर दिया गया है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नहीं होता, और जो एशिया के देशों में, मोस्टली देशों में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और वहाँ भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, पर उसे नकारते हुए प्रेसिडेंट को एब्सोल्यूट पावर देते हुए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी कुछ रखा गया है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये भी पाया जा रहा है। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को रखते हुए उसे पावर नहीं दिया गया, उसे प्रेसिडेंट के अधीन और सबऑर्डिनेट कर दिया गया। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी नहीं है। जुडिशियरी प्रेसिडेंट के किसी भी चीज़ को की अगेंस्ट जजमेंट नहीं दे सकता, या जो जजेस हैं वो प्रेसिडेंट अकेले चाहे तो जिसे चाहे जज अपॉइंट कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने, संशोधन करने और नए नए संविधान लाने की बातें चल रही हैं। उसे एक बदलकर उसे नए संविधान की जब बात होगी तो संविधान को लागू करना, नए संविधान को के इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करना और देश को विश्वास दिलाना बहुत ही एक लॉन्ग प्रोसेस है। आप इस 40 साल में, इस 50 साल में 2 संविधान, 3 संविधान आने के बाद अगर आप 6 बार नए संविधान लाने का प्रपोजल लाओगे तो कैसे एक देश संवैधानिक तौर पर स्टेबल हो सकेगा? बहुत ही मुश्किल है। और लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स की कमी है जो ये नहीं चाहते कि प्रॉब्लम सॉल्व हो। आदि के केवल 9 महीने बाद सिलोन सिटीजनशिप एक्ट 1948 के माध्यम से
11% श्रीलंकन्स को जो तमिल थे उन्हें सिटीजनशिप से वंचित कर दिया। यहीं से शुरू होता है असल प्रॉब्लम। सही चल रहे संविधान को हटाकर नए संविधान 1972 में लाया गया। डोमिनियन स्टेटस को ख़त्म करने के लिए संविधान में अगर एक संशोधन किया जाता तो उसे ख़त्म किया जा सकता था। फिर 1978 में एक अलग नया संविधान जयवर्धने द्वारा लाया गया, जिसकी ज़रूरत ही शायद नहीं थी। फिर प्रेसिडेंट चंद्रिका कुमारतुंगा, महिंद्रा राजपक्षा, एस सिरिसेना, करेंट प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षा द्वारा संविधान में बड़े बड़े बदलाव किए गए, जिनसे उन्हें राजनीतिक लाभ तो हुआ पर देश को एक पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1978 से अब तक इन 44 सालों में 7 राष्ट्रपति बने। उनमें से 5 राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री रह चुके थे। पीएम रहते हुए उन्हें पावरफुल नहीं बनने का मौका मिला, तो प्रेसिडेंट बने और जैसे ही प्रेसिडेंट बने तो प्रेसिडेंट पद को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में मनचाहे बदलाव किए। कभी असल समस्या के समाधान में सीरियस नहीं नज़र आए। क्या होना चाहिए? तो जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्हें लिबरल होना ज़रूरी है, ऑटोक्रेट नहीं होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। प्रेसिडेंट को भी रूल ऑफ लॉ के अंडर रहना है, ऐसा नहीं कि अबव द लॉ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पावर इज़ करप्ट, एब्सोल्यूट पावर इज़ एब्सोल्युटली करप्ट। इस बात को ध्यान में रखते हुए पावर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सिर्फ प्रेसिडेंट के अंदर का सारे पावर नहीं होने चाहिए और प्रैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। प्रेसिडेंट के पास पावर अलग होना चाहिए जो प्रैक्टिकली, प्राइम मिनिस्टर जो है उसे भी पावर दिया जाना, वो सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट के पास स्पेशल पावर होना चाहिए, जुडिशरी के पास पावर होना चाहिए। और एक देश में संविधान को सक्सेसफुल करने के लिए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अगर उन्हें इंडिपेंडेंटली काम ना करने दिया जाए, से इलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, अटॉर्नी जनरल, ऑडिटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन्हें अगर इंडिपेंडेंटली काम करने ना दिया जाए तो देश में डेमोक्रेसी का, देश में संविधान को सक्सेसफुल बनाना बहुत ही मुश्किल है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, एक जगह पावर सिर्फ नहीं होना चाहिए, पावर प्रोविंशियल काउंसिल या स्टेट बना दिया जाना चाहिए, फेडरल स्टेट होना चाहिए और उन्हें संवैधानिक तौर पर पावर दिया जाना चाहिए, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्योंकि वहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस का एक रीज़न ये भी है कि यूनिटरी स्टेट है कि पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं किया गया है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आसपास के देशों में सक्सेसफुल है और खुद श्रीलंका में भी बहुत दिनों तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रही है। उसे आप नकारते हुए सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो बहुत दूर फ्रांस में कामयाब या सक्सेसफुल है, उसे आप आपके देश में लागू कर देंगे, जिसे लोगों को मान लेना, समझना बहुत ही मुश्किल है। ये होना चाहिए क्या, प्रेसिडेंशियल नहीं होने के या सेमी प्रेसिडेंशियल की जगह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आना ज़रूरी है। प्रेसिडेंट सिर्फ नाम का होना चाहिए, जैसे भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो सिस्टम लागू है, उसी तरह का पॉलिटिकल सिस्टम संविधान में किया जाना ज़रूरी है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस देश को सेकुलर होना ज़रूरी है। सिर्फ बुद्धिज्म या एक धर्म को बढ़ावा देना या उसी को डोमिनेंस स्टेटस में रख देना ठीक नहीं है। जब आप डेमोक्रेटिक कंट्री मानते हो तो डेमोक्रेटिक कंट्री में सारे धर्म को एक साथ इक्वल रिस्पेक्ट पाना मिलना ज़रूरी है। और मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए कि एक कम्युनिटी, एक धर्म के लोगों ही को रूल करने का अधिकार है, पावर
उन्हीं के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पावर सारी कम्युनिटी के पास होना चाहिए, सारे लैंग्वेज बोलने वालों के पास होना चाहिए। तो अगर हम इस तरह से भी देखें कि श्रीलंका में जो पॉलिटिकल क्राइसिस या इकोनॉमिक क्राइसिस, आज जो इकोनॉमिक क्राइसिस है या पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, क्योंकि बार बार संविधान को बदलने की बात की जाती है या नए नए संविधान लाने की बात की जाती है, तो उसका सलूशन यही है कि ये अथॉरिटेरियनिज़्म ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, कृषि लानी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सब होने से हम आशा रखते हैं कि जिस तरह के पास पड़ोस के देश और बहुत सारे देश में जिस तरह संविधान सक्सेसफुल है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, क्राइसिस से निपटने का मैकेनिज़्म है, उसी तरह श्रीलंका भी कभी उभरेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस पर कमेंट भी करें, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए MR क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।